हेलो, गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को। आज इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। 75 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये है प्रश्न संख्या 76। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो 76वें प्रश्न से करेंगे। प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सोपारा शिलालेख। इसका सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 77 पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 78 पर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का जो है वो आयोजन किया गया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 79 पर कि अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। इसका सही उत्तर है प्राकृत। अशोक का इतिहास जो है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का जो विभाजन है वो 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख जो है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह जो स्थान है वो है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है इसकी लिपि ब्राह्मी ना होकर क्या है, खरोष्टी है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के 2 अभिलेखों का नाम बताइए जो खरोष्टी लिपि में लिखी हुई है। तो उसका सही उत्तर होगा शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 80 पर कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस देख ले कि पहला ऑप्शन है आपका ब्राह्मी, फिर है शारदा, खरोष्टी, नंदागरी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की जो है वो लिपि थी। प्रश्न संख्या 81, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ठीक है, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या धार्मिक सहनशीलता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं कि अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादये साधवेचा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता जो है वो क्या है, वो निहित है। इसलिए जो उत्तर विकल्प ई है वो क्या है, वो सही है।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहा अपाबाधतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 83। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवानाम देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कौटिल्य। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 85 पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको भी पता होगा कि कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। चलिए इसका विश्लेषण हम लोग विस्तार में देखते हैं कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 86 पर कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7। इसका सही उत्तर है 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 87 पर। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा कि उन्होंने जो 7 वर्गों में विभाजन किया है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी या स्ट्रैबो या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाले वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है और इसका नाम जो है इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 89 पर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। इसका सही उत्तर है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 90 पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो गंगा एवं
सोन नदी के संगम पर हर्यवंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। आपने इस पूरे लेक्चर की सीरीज को जब देखा होगा तो देखा होगा कि यह जो प्रश्न है वो बार बार क्या है, अलग अलग तरह से रिपीट किया जा रहा है, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाया है, तो इसमें उदयन बनाया था, लेकिन उदयन जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे इसमें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होता है, तो हम लोग इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, पुष्यमित्र, शुंग, मेनांडर, वीमा, कदफिसेस या गौतमी पुत्र सातकर्णी, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 92 पर। कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली? कला की जो गांधार शैली है वो निम्न में से किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय? इसका सही उत्तर है कुषाणों के समय, ऑप्शन नंबर ए। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इसके ऑप्शंस हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कनिष्क। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की तथा अश्व घोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीन या महान या नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व वंश या गुप्त वंश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा जो है वो देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी जो है वो एक ब्राह्मण वंश था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक विनातिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त जो है वो विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया और मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो है हरास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 97 पर। कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे
से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, अलावा कल्याण और कैम्बे से भी होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल आंसर्स हैं इसके, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ई होगा। अब हम लोग आते हैं 98 प्रश्न पर। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो अनुदान में दिए थे। और गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 99 पर। कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? इसका सही उत्तर है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर है वो उपज का छठा भाग थी। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग जो है वो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। इसका सही उत्तर है मतलब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है? तो उद्रंग और भाग कर कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग आज के सेशन का आखिरी प्रश्न और 100वें प्रश्न देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन जो है वो अत्यधिक थी? पार्थियन की, हिंद यूनानी लोग की, कुषाण की या गुप्त वंश की? इसका सही उत्तर है गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन को है उसको आप प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले प्राप्त हो सकें। जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो।